दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में हम आज से नहीं 9 साढ़े 9 साल से हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो एसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के। आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाएं। यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा जो कि निकट आती जा रही है, उसके लिए निबंध के विषयों पर हम अभ्यास कर रहे थे। ये अति संभावित विषय, जिसमें कि आज हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं। दूसरे विषय पर थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे कि इस तरह के टॉपिक अगर आते हैं, सेक्शन वाइज हमने कुछ विशेष विषयों को उठाया है, जिससे कि आप लिखने का एक अच्छा नजरिया विकसित कर सकें और लिखना सीख सकें कुल मिलाकर। तो यह दूसरा विषय क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिखें कैसे? निबंध को अच्छे तरीके से लिखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम निबंध का एक सही प्रारूप बनाएं। बिना ड्राफ्ट बनाए कोई भी निबंध नहीं लिखना है। 150 अंकों का ये जो निबंध का प्रश्न पत्र है, ये इतना हल्का भी नहीं है जितना कि आप इसे समझते हैं। आपको ये लगता है कि 3 शीर्षक है, लिखना ही क्या है, इसमें सब जाने पहचाने, महिला सशक्तिकरण है, साइबर क्राइम है, कोई सरकारी योजना है, सब कुछ तो पढ़ रखा है, कुछ भी लिख देंगे मिल जाएगा। लेकिन साधारण स्तर का लिखने पर नंबर भी वैसे ही आते हैं। बेहतर प्रयास इसीलिए करना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। तो 3 शीर्षक आप निबंध के चुनिए 3 खंडों में से, और तीनों के अलग अलग प्रारूप बना लीजिए। प्रारूप बनाने का काम इकट्ठा करिएगा, एक साथ करिएगा, और उसको एक कहीं पीछे का जो रफ का एरिया जहां आपने चुना होगा, पीछे के पृष्ठ में, वहां पर बना लीजिए और उसी के बिंदुओं के हिसाब से लिखने का काम करिए। निबंधों को पूरा लिखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विषय क्या है।
यह है हमारा विषय, वैश्वीकरण के दौर में भारतीय भाषाएं और सांस्कृतिक अस्मिता। वैश्वीकरण के दौर में भारतीय भाषाएं और सांस्कृतिक अस्मिता। अब इस पर हमको लिखना है, क्या लिखा जा सकता है? तो इसमें आप देखिए लिख सकते हैं, देखिए अभी भारतीय संस्कृति और साहित्य की चर्चा इससे पहले हमने की है। इसमें आप जो ड्राफ्ट बनाएंगे, पहली चीज तो ये बताइए कि वैश्वीकरण कर क्या रहा है, वैश्वीकरण का दौर असल में है क्या? वैश्वीकरण का यानी ग्लोबलाइजेशन का ये जो पीरियड चल रहा है, ये वैश्वीकरण का दौर क्या कहता है? ये किस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है और किस प्रकार से दुनिया भर की संस्कृतियों को, दुनिया भर की सभ्यताओं को प्रभावित कर रहा है? तो इस पर हम चर्चा करेंगे और लिखेंगे कि पूरे विश्व को एक गांव घोषित करना ये वैश्वीकरण की एक पुरानी साजिश है। मतलब नकारात्मक ही लिखें, आवश्यक नहीं है, परिचय के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो वैश्वीकरण ने विश्व को एक वैश्विक गांव में परिवर्तित कर दिया है। और आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, आर्थिक उदारीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें कुछ शब्द जो है उनको दिमाग में रखिएगा। पहली चीज तो है उदारीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब जो इसमें विषय है। और साथ में सबसे बड़ी चीज है तीव्र संचार साधन, तेज गति से चलते हुए संचार के साधन, सूचनाओं का प्रसारण बहुत तेज हो गया है। संचार साधन, यह सब कुछ जो है ये वैश्वीकरण की विशेषता है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये वैश्वीकरण की विशिष्टताएं हैं, वैश्वीकरण की अपनी खूबियां हैं जो कि इसे तेज रफ्तार में फैलने में सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये सब कुछ तो है और इसी वजह से दुनिया भर के सारे देश, दुनिया भर के सारे भूखंड एक दूसरे के काफी निकट आ गए हैं। नजदीकियां इस मामले में तो बढ़ी हैं। लेकिन एक इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का एक गंभीर पक्ष है, या उसे आप काला पक्ष कह सकते हैं। और वह गंभीर पक्ष क्या है? वो ये है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, लोकल कल्चर है, स्थानीय संस्कृतियां हैं, स्थानीय भाषाएं हैं, उनको वैश्वीकरण ने कुचलने का काम किया है। पूरा विश्व एक गांव है, पूरी वसुधा एक कुटुंब है, ये कहना तो आसान है, लेकिन जब उसमें कोई एक मुखिया बने और वो मुखिया सबको दबाने का, कुचलने का प्रयास करे और अपनी ही चलाना चाहे, तो ये तानाशाही हो जाएगी ना। ये परिवार चलाने की स्थिति तो है नहीं, ये पारिवारिकता नहीं है, ये किसी एक विश्व और एक गांव की अवधारणा नहीं, बल्कि एक तानाशाही वाली अवधारणा बन जाएगी। तो ये जो पश्चिम का कॉन्सेप्ट है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये असल में इस समय यही कर रहा है। ये तमाम संस्कृतियों के ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहा है और अपनी धरोहर को थोपना चाह रहा है। ये एक हकीकत है, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं भाई? आप लिख सकते हैं कि लोकल जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें हतोत्साहित करने का काम ये ग्लोबलाइजेशन की ही देन है। अगर हम इंडियन रिस्पेक्ट में देखें, भारतीय संदर्भ में देखें, तो हमें इसमें क्या चीजें समझ में आती? हमें ये समझ में आता है कि वैश्वीकरण और अंग्रेजी के वर्चस्व की वजह से भारतीय भाषाएं, उसमें हिंदी जो सबसे प्रमुख भारतीय भाषा है, उसकी सांस्कृतिक अस्मिता के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। वो तो हिंदी जैसी बहादुर भाषा है कि बनी हुई है, और भाषाएं कब की ध्वस्त हो गई होती, और अन्य भारतीय भाषाओं की भी वही दुर्दशा हो रही है। ये सब ग्लोबलाइजेशन की देन है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि ग्लोबलाइजेशन कुछ मामलों में अच्छा है, लेकिन सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टिकोण से, यानी साहित्यिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो कभी भी इसे हम बेहतर नहीं कह सकते। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो विषय हमारा असल में है कि वैश्वीकरण के दौर में भारतीय भाषाएं और सांस्कृतिक अस्मिता। तो इसमें हम जोड़ सकते हैं कि चाहे तो जोड़ सकते हैं, और नहीं तो इसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं कि भाषा किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है। लैंग्वेज जो है वो किसी भी कल्चर को जिंदा रखने का काम करती है, क्योंकि उसी के माध्यम से उस कल्चर के जितने भी पहलू हैं, जितने भी पक्ष हैं, उनका संवाद संभव हो पाता है, उनका संचार संभव हो पाता है। अगर भाषा न रहे तो कोई भी संस्कृति या कोई भी साहित्य गूंगा हो जाएगा, पंगु हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें उस समाज का इतिहास होता है, लोक ज्ञान होता है, लोगों की जो खुद की जानकारी है, अनुभव है, वो लोक ज्ञान इसके अंदर समाहित होता है। ठीक, इसके साथ और क्या चीजें शामिल होती हैं? तो लोक ज्ञान होता है, परंपराएं होती हैं, जीवन मूल्य होते हैं, परंपराएं होती हैं, जीवन मूल्य होते हैं इसके अंदर, और सब कुछ इसमें निहित होता है। भारतीय भाषाओं में आप जानते ही हैं कि हिंदी है, हिंदी सबसे प्रमुख है, उसके अतिरिक्त संस्कृत है,
अब बोली ही नहीं जाती है, लेकिन हाँ सबसे प्राचीन भाषा है। तमिल, बंगाली, मराठी, उर्दू हजारों वर्षों से ये सांस्कृतिक विरासत में बनी हुई है ना। लेकिन वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ, ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसने क्या किया, इसने शिक्षा, प्रशासन और रोजगार के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, इतना ज्यादा उसे ऊंचे स्थान पर बिठा दिया है कि अन्य जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं तो सही, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई, लेकिन सिमटती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, उनका दायरा संकुचित होता जा रहा है। और दुख की बात यह है कि उनको बोलने वाले लोग, उन्हें अपनाने वाले लोग ही अब उन्हें बोलने में संकोच महसूस करते हैं, उन्हें नीचा महसूस होता है। अंग्रेजी बोलकर वो खुद को बेहतर महसूस कर पाते हैं। तो इसका प्रभाव सिर्फ भाषाओं तक सीमित तो नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये सांस्कृतिक अस्मिता पर प्रभावी होता है। वैश्वीकरण जो है ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को छीनने का काम करता है। भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती है, वो हमारी पहचान होती है, हमारी संस्कृति की पहचान होती है। और अगर हम अपनी भाषा को कमजोर करके किसी विदेशी भाषा को महत्व दे रहे हैं, किसी को दुत्कार देना ठीक नहीं है। विश्व स्तर पर अंग्रेजी का वर्चस्व चल रहा है, अंग्रेजी का प्रचलन चल रहा है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन अपनी भाषा को निरादर करके, अपनी भाषा को एक तरफ करके, हम अन्य भारतीय भाषाओं को एक तरफ करके अंग्रेजी को सिर्फ तवज्जो दें, ये भी सही नहीं। पहले अपनी कद्र करना सीखें, ये आवश्यक। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है, सिर्फ बुराई ही करते रहें ये सत्य नहीं है। अगर सिर्फ बुरा होता तो दुनिया क्यों अपनाती, इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने जितनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है। मतलब कुछ जो सकारात्मक चीजें हैं उनको अब यहाँ पर लिखिए, सकारात्मकता। सब कुछ होने के बावजूद इसमें अच्छाई क्या है उसको आप इसमें शामिल करिए, मतलब दिखाइए इसमें कि क्या पॉजिटिव चीज है। तो सकारात्मकता में हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है ये भारतीय भाषाओं को नया मंच दिया हुआ है। आज ई बुक्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म, अब तमाम चीज़ें हैं जो कि डिजिटली चल रहे हैं। तो इन सब के माध्यम से जो भारतीय भाषाएं हैं उनका प्रसार तेजी से हो रहा है, और कितना हो रहा है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ स्तर तक लिखना होगा। कुल मिलाकर आवश्यकता इस बात की है, ये सब कुछ है, अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। आवश्यकता क्या है, आवश्यकता इस बात की है कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के साथ संतुलित दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। बैलेंस मनुष्य को ही बनाना होता है, और हमें ये समझना होगा कि हमें किसको कितनी तवज्जो देनी है, किसको कितनी वरीयता देनी है। तो अंत में आप उपसंहार करते हुए इस चीज को लिखिएगा कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के साथ संतुलन बनाना आवश्यक है। जो इंडियन भाषाएं हैं, भारतीय लैंग्वेजेस हैं, उनको शिक्षा, प्रशासन, न्याय और टेक्नोलॉजी में सशक्त स्थान मिलना चाहिए। अब अपनी न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी को ही ले लीजिए, अंग्रेजी में ही सब कुछ व्यवहार वहां पर होता है। जो जज है वो हिंदी समझने से कभी कभी इनकार कर देते हैं, बोलने से इनकार कर देते हैं, अक्सर ऐसा जो शीर्ष अदालतें हैं वहां देखा जाता है। तो ये निहायत ही शर्मनाक चीज है। और हिंदी ही नहीं, अन्य भारतीय भाषाओं का भी वही हाल वहां दिखाई देता है, सिर्फ अंग्रेजी का बोलबाला है। तो सबसे पहले तो इन क्षेत्रों में जो भारतीय भाषाएं हैं उन्हें वरीयता देनी चाहिए, और साथ ही साथ अनुवाद की जो प्रणाली है उसको सशक्त बनाना चाहिए। शब्दावली और जो डिजिटल मटेरियल उपलब्ध है, डिजिटल सामग्री उपलब्ध है, उसके माध्यम से भारतीय भाषाओं को बेहतर बनाने का, मतलब मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि वैश्वीकरण की ये जो धारा चल रही है, इसके बहते हुए यदि भारतीय भाषाओं को सशक्त नहीं किया गया, मतलब ये लगातार प्रवाह के रूप में चल रहा है, अब अगर हम अपनी भाषाओं को मजबूत नहीं करते हैं, उन्हें सशक्त नहीं बनाते हैं, तो सांस्कृतिक अस्मिता खतरे में पड़ जाएगी। भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन ही संस्कृति की आत्मनिर्भरता का आधार है, भारतीय सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता का आधार है। अगर हम खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी होगी, और भाषा और संस्कृति ये अस्तित्व से जुड़ी हुई चीजें ही हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें चाहें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो उनकी जो कविता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निज भाषा उन्नति वाला है ना, उसको आप लिख सकते हैं, इसमें काम करेगी। और उस तरह की और भी पंक्तियां कविताओं की हो सकती हैं जो कि बीच बीच में इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन उपसंहार के एकदम अंतिम पैराग्राफ में आकर आप इस तरह की किसी भी पंक्ति का इस्तेमाल मत करिएगा। ठीक, उपसंहार अपने शब्दों में होना चाहिए। प्रस्तावना और मेन बॉडी में आप बाहरी उद्धरणों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में। 700 शब्दों के निबंध में आप बहुत ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। संतुलित दृष्टिकोण यहाँ भी अपनाने की जरूरत है।